आज की कहानी काफी खौफनाक होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे प्लेन हादसे के बारे में जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस हादसे में जो लोग बचे थे उन्होंने अपनी इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उस समय उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। आखिर कब हुआ यह हादसा, कहाँ हुआ था यह हादसा, क्या थी इस हादसे के पीछे की वजह और कितने लोग इस क्रैश में जिंदा बचे थे। बचे हुए लोगों ने ऐसा क्या किया जो हम सभी के होश उड़ाने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर सन 1972 से, जब साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टेड हवाई जहाज फ्लाइट 571 करीब 40 रग्बी प्लेयर्स को लेकर सैंटियागो के लिए जा रहा था। इस फ्लाइट में जहां 40 रग्बी प्लेयर्स थे, कुछ और लोगों को मिलाकर इस फ्लाइट में कुल 45 पैसेंजर्स मौजूद थे। बता दें कि किसी भी फ्लाइट को उरुग्वे से सैंटियागो जाने में करीब 3 घंटे का ही समय लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लाइट 571 की यात्रा कुछ ज्यादा लंबी नहीं होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, भले ये रास्ता कुछ लंबा ना हो लेकिन खतरनाक बहुत होता है, क्योंकि इन रास्ते में फ्लाइट्स के बीच में आती हैं एंडीज की बड़ी बड़ी चट्टानें जो इस रास्ते को काफी खौफनाक बना देती हैं, क्योंकि एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पर पाई जाती हैं। और दोस्तों, इन्हीं खतरनाक पहाड़ियों की वजह से आज हम इस खौफनाक मंजर को देखने वाले हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 12 अक्टूबर 1972 के उस दिन इन पहाड़ों के बीच एक बर्फीला तूफान आता है, जिसके चलते कैप्टन को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्होंने प्लान बनाया कि वो थोड़ा आगे चलकर रास्ते में किसी एयरपोर्ट पर रुकेंगे, फिर अगले दिन वहां से सैंटियागो के लिए उड़ान भरेंगे। इसके बाद अर्जेंटीना के एक शहर में प्लेन को लैंड करा दिया जाता है। फिर आए दिन 13 अक्टूबर का, जब ये प्लेन दोबारा से अपनी उड़ान भरता है और सैंटियागो के लिए रवाना हो जाता है। प्लेन के पायलट्स ने देखा कि अब मौसम काफी साफ था, जिस वजह से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो सिर्फ कुछ ही घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे। और अभी तक तो सब कुछ पायलट्स के हिसाब से ही हो रहा था। वो सैंटियागो के काफी करीब भी पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी ये प्लेन उन पहाड़ियों के पार नहीं निकला था। अब सैंटियागो के नजदीक आने के बाद पायलट इस प्लेन को नीचे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी दौरान हुआ कुछ ऐसा जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल प्लेन अपने सीधे डायरेक्शन में न चलकर इधर उधर डोल रहा था। तभी अचानक से ये प्लेन नीचे जाने के बजाय बादलों में चला जाता है। अब चारों ओर बादल ही बादल थे। पायलट्स को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस फ्लाइट को थोड़ा सा नीचे करना शुरू किया। अब प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये प्लेन बादलों से बाहर निकला तो फ्लाइट के पायलट ने देखा कि प्लेन के सामने एक बर्फीला पहाड़ है, जिस वजह से उन्होंने फौरन फ्लाइट को ऊपर की ओर करने की कोशिश की। पायलट्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि वो फ्लाइट उस पहाड़ के ऊपर से होकर निकल सके। हालांकि उनकी मेहनत कुछ हद तक तो सफल हो जाती है, लेकिन कुछ हद तक नहीं, क्योंकि जब उन्होंने फ्लाइट को ऊपर करने की कोशिश की तो प्लेन आगे की तरफ से तो ऊपर हो गया, लेकिन प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया कुछ इस तरह, और टकराने की वजह से प्लेन के पीछे का हिस्सा टूटकर हवा में पतंग की तरह उड़ जाता है। वहीं पीछे फिट 2 सीट्स भी हवा में लहर जाती है और इन्हीं सीटों के साथ पीछे मौजूद 3 पैसेंजर्स भी पीछे गायब हो जाते हैं। अब प्लेन धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी एक और अनजानी मुसीबत के चलते ये प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है और कुछ समय बाद ही ये प्लेन एक दूसरी पहाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से इस प्लेन की दोनों विंग भी टूट जाती है। इसी के साथ कुछ पैसेंजर्स दोबारा से पीछे हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बचता है प्लेन का सिर्फ गोल मटोल हिस्सा, जो कि बिना विंग्स के तो उड़ नहीं सकता, इसलिए ये हिस्सा बर्फ की एक पहाड़ी पर घिसता हुआ नीचे की ओर जाने लगता है। अब प्लेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड में इस पहाड़ी से नीचे फिसलता हुआ जा रहा था। फिर करीबन 700 मीटर की नीचाई तक फिसलने के बाद ये प्लेन बर्फ से लदी जमीन पर जाकर टकरा जाता है। ये इस प्लेन का आखिरी टकराव था। इस दौरान ये प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है, क्योंकि इस समय इसका पूरा ढांचा ही बदल चुका था। वहीं आगे का कॉकपिट पूरी तरह से सिकुड़ गया था, जिसके चलते इस प्लेन के दोनों पायलट अपनी जान गंवा बैठे। अब दोस्तों, ये प्लेन एंडीज को किसी अनजान पहाड़ी के निचले हिस्से में यानी बहुत गहराई में टूटा हुआ पड़ा मिला। लेकिन खुशकिस्मती वाली बात तो ये थी कि इस प्लेन में सवार कुल 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे, जो कि इस क्रैश पर अपनी जीत हासिल कर चुके थे। अब भले ये 33 लोग जिंदा थे, लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इस समय कहां पर पड़े हुए हैं। वैसे दोस्तों, इन 33 लोगों में से 2 लोग ऐसे थे जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स थे। उन दोनों के नाम थे रॉबर्टो कनेसा और गुस्तावो ज़ेरबिनो। खैर, इन दोनों की हालत अभी भी ठीक थी, जिस वजह से ये दोनों फौरन उठकर देखने लग जाते हैं कि प्लेन में कौन कौन जिंदा है और किस किस को चोटें आई हैं, ताकि ये लोग की मदद कर सके। लेकिन जब ये लोगों को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि प्लेन में मौजूद ज्यादातर लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इनके बाद इन दोनों पर जितना बन पड़ा, इन लोगों ने लोगों की मदद की। वहीं दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के मात्र 1 घंटे बाद इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया। शाम से लेकर रात तक सर्च टीम उस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और रात में इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। फिर अगली सुबह दोबारा से सर्चिंग चालू की जाती है। अब तो मौसम भी बिल्कुल साफ था, लेकिन ये आज भी इस क्रैश प्लेन को ढूंढ नहीं पाते, जिसके पीछे की वजह थी वहाँ मौजूद बर्फ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लेन व्हाइट कलर के होते हैं, वहीं बर्फ भी व्हाइट कलर की होती है, जिस वजह से प्लेन सर्चिंग टीम को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरफ प्लेन में मौजूद सभी लोग उम्मीद करते हैं कि वो जैसे तैसे करके आज की रात बिता ले, फिर कल हो सकता है कि इन्हें कोई मदद मिल जाए। लेकिन दोस्तों, वहाँ की ठंडी रात में 5 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, यानी अब सिर्फ 28 लोग ही जिंदा बचे थे। फिर अगली सुबह आती है, यानी 14 अक्टूबर। इस दिन अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे से 11 अलग अलग सर्च ऑपरेशन चलाए गए। उन्होंने सर्चिंग के लिए जो एरिया चूज किया था वो एरिया
आइडिया तो बिल्कुल सही था। इधर प्लेन के बचे लोग लिपस्टिक्स के जरिए SOS यानी कि सेव अवर सोल्स लिखने की सोचते हैं, लेकिन उनके पास उतनी लिपस्टिक नहीं थी कि वो बस इस शब्द को पूरा कर पाते। इसलिए उन्होंने लोगों के लगेज का इस्तेमाल किया और सभी के बैग्स को मिलाकर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि कोई उनकी मदद के लिए आ सके। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि उनका ये आइडिया काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें उस समय अपने ऊपर से एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 हवाई जहाज उड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा था। इसके बाद 15 अक्टूबर को बचे हुए लोगों को पानी की जरूरत थी। तब उनमें से एक आदमी ने अपना दिमाग दौड़ाया और कुछ इस तरह से बर्फ को पानी के रूप में तैयार कर लिया, लेकिन ऐसा करके वो सिर्फ बूंद बूंद पानी बना पा रहे थे। वहीं कुछ लोग सीट की कुशन को यूज करके इस काम में लग गए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद यानी क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम ये सोचकर अपने हथियार डाल देती है कि इतनी सर्दी में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, यानी अब सरकार के लिए ये भी लोग मर चुके थे। इधर जो लोग जिंदा बचे थे उन्हें एक सीट के नजदीक एक रेडियो मिलता है और इनमें से रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट थे। वो इस रेडियो को चालू करने में लग जाते हैं और 2 दिन की मेहनत के बाद इस रेडियो को चालू कर देते हैं। लेकिन ये रेडियो उनके किसी काम का नहीं था, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ आवाज सुनी जा सकती थी और इसी के जरिए इन्हें पता चला कि इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिए गए। अब कुछ लोग घबराने लगे, वहीं कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे। इसके अलावा अब इनके पास खाने में भी कुछ खास सामान नहीं बचा था। फिर 11वें दिन इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कुछ लोगों ने अपने मरे हुए लोगों का ही गोश्त खाना शुरू कर दिया। अभी इनके सर से एक आफत टली नहीं थी कि इतने में ही इन पर दूसरी आफत टूट पड़ी। दरअसल क्रैश के 16 दिन बाद की रात को प्लेन के बचे हुए हिस्से पर एक बर्फ का ढेर आकर गिर गया। अब ये लोग इतने दिनों से प्लेन के हिस्से में ही रह रहे थे, इसलिए इस हिस्से में बर्फ के भर जाने से कुछ और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग जो कि 3 दिनों तक इस बंद एरिया में बैठे रहते हैं। फिर 3 दिन बाद जब ये बड़ी मशक्कत के बाद इस प्लेन के हिस्से से बाहर निकलते हैं तो इन्हें एहसास हो जाता है कि अब इन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, इसलिए उन्हें खुद से ही मेहनत करनी होगी। फिर ये लोग अपने 3 साथी कनेसा पराडो और विजिंटन को पूरी तैयारी के साथ बाहर मदद लेने के लिए भेजते हैं। इधर क्रैश साइट पर कुछ दिन बाद फिर एक बर्फीला तूफान आता है जिसमें 3 लोग और मर जाते हैं। इधर ये तीनों मदद के लिए आगे चलते रहते हैं। इन्होंने रास्ते में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया। कुछ दिनों बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जहां इन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है और नदी यानी इनकी जिंदगी। ये उस नदी से पानी पीने में लग जाते हैं। तभी इन्हें अपने से थोड़ी दूर एक आदमी दिखता है जिससे ये मदद मांगते हैं, लेकिन वो आदमी नदी के पार होने की वजह से इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था, इसलिए वो आदमी उन्हें टुमारो बोलकर चला जाता है। फिर वो आदमी अगले दिन अपने साथ एक पेन पेपर और कुछ खाना लेकर आता है और एक पत्थर से बांधकर इनकी तरफ फेंकता है। इसके बाद पराडो उस कागज पर लिखते हैं कि हम उस क्रैश हुए प्लेन में सवार थे और उसमें अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे। इसके बाद पराडो उस कागज को आदमी की तरफ फेंक देते हैं। फिर वही आदमी जब इस लेटर को पढ़ता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है। इसके बाद वो अगले दिन आर्मी हेडक्वार्टर जाता है और आर्मी को इसके बारे में बताता है। इसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर से रेस्क्यू टीम भेजी जाती है और क्रैश के कुल 72 दिन बाद इस प्लेन में सवार लोगों में से बचे हुए 16 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। दोस्तों, ये थी एक समय पर घटी एक सच्ची कहानी। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।